सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक का 11वां पाठ और इसका पहला भाग। यानी पाठ का नाम है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन, यानी संसदात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दो भाग जो है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी पाठ पढ़ाए हुए हैं उन सभी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं ये डिस्क्रिप्शन है क्या। तो जहां पे डिस्क्रिप्शन नाम लिखा हुआ है वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके नीचे जो है लिंक ओपन हो जाएंगे। यानी सारे लिंक जो है इस वीडियो के अंदर, यानी सारे लिंक है वो ओपन हो जाएंगे। उनमें से कोई भी आप लिंक है वो देख सकते हैं। उसमें प्रत्येक, जैसे हिंदी साहित्य के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, बीए पार्ट फर्स्ट के सारे जितने भी जो आज तक के जो पार्ट पढ़ाए गए हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं। वहां से आपको ये देखना चाहिए, देख लेना चाहिए, ताकि प्रत्येक पार्ट को आप अच्छी तरह से देख सके। इसके अलावा भी आप जैसे अपना जो सीसीए बाई डीआर लेक्चरर के नाम से यदि आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में बीए पार्ट फर्स्ट जो पॉलिटिकल साइंस की जो लिस्ट है उसमें तो सारे हैं ही है। यानी बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस और बीए फर्स्ट ईयर, यानी ये इस प्रकार लिस्टें बनी हुई, तो उन लिस्टों में भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आप चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहां पे आपके, यानी आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट में आप ओके करेंगे तो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। चाहे जहां भी आप इनको यानी कर सकते हैं। और आप जैसे मान लो आज हम संसदात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, यानी पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, तो पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ेंगे। इसको आप यदि सर्च करेंगे संसदात्मक शासन बाई डी आर रोज, यानी डी स्पेस आर और जो आर हो जाए, यानी संसदात्मक शासन इस प्रकार लिखेंगे, SANSDATMK, संसदात्मक शासन बाय डी आर रोज। इस प्रकार यदि आप लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो आप यानी कोई भी वीडियो, यानी कोई भी चैप्टर आप जब सर्च करेंगे तो इससे पहले के जो 10 चैप्टर हैं वो आप कर सकेंगे। ये यूनिट सेकंड है, फर्स्ट यूनिट अपने क्लियर हो गई है, फर्स्ट यूनिट, और अब सेकंड यूनिट आपके इस बार आपको पता है, जैसे सेकंड यूनिट तक पहुंच करके भी आप है वो पेपर को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस पेपर में और आज के इस पार्ट की तरफ। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आगे आपको बता दूंगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आज हम पढ़ेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषाएं, संसदात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप कैसा है, ये से प्रश्न आएंगे आपके। संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुणों के बारे में बताइए, संस्थात्मक शासन के दोष बताइए। ये आपके यानी पाठ में से मुख्य मुख्य प्रश्न बनते हैं। और ये जो वीडियो है आपके लिए सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। और संस्थात्मक शासन, संस्थात्मक व अध्यक्षात्मक, जिसमें आप देखते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। अब 3 अंगों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर शासन व्यवस्थाओं का संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक रूप वर्णन किया जाता है। अब ये जो न्यायपालिका ये तो सभी में होती है, इसके अलावा ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनके आधार पर जहां पर कार्यपालिका ज्यादा एक्टिव होती है तो इसका मतलब वहां पर कौन सी व्यवस्था हो गई, यानी ये संस्थात्मक हो गई। और जहां पर व्यवस्थापिका ज्यादा एक्टिव हो गई, यानी सारे जो शक्तियां व्यवस्थापिका के अंडर में है, तो इसका मतलब है कि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो गई। ये आप मोटा मोटी रूप में देख सकते हैं। तो अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक इनका वर्णन है वो इन दोनों के कार्यपालिका यानी उनके कार्यकरण पर ही निर्धारित होता है। तो हम देखिए इसकी जो परिभाषाएं हैं, सबसे पहले कि अब आपके जैसे प्रश्न आ सकता है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या है, विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि यह शासन की वो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तविक काम तो कौन करती है, कार्यपालिका करती है, लेकिन उत्तरदायी किसके प्रति होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। गवर्नर जो है, यानी जो गवर्नर है आपके राजनीति विज्ञान के आधुनिक के यूं कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ
उन्होंने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि संस्थात्मक शासन वो प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका एवं उसके लोकप्रिय सदन के प्रति और अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीति और कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती है। समझ में आ गई? समझ में क्या आया? यानी इसमें मंत्रिमंडल ये जो वास्तविक जो कार्यपालिका है वो काम करती है, और वो काम करते अर्थात उनका जो मंत्रिमंडल है वो व्यवस्थापिका यानी व्यवस्थापिका का जो लोकप्रिय सदन है। अपन देखते हैं कि अपने जो संसद के दो सदन हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में भी राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों है, लेकिन लोकसभा जो है जो जिसके सदस्य हैं वो अपनी जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं और वहां शासन के काम करते हैं। तो इसको हम उसके जो लोकप्रिय सदन है लोकसभा जिसको हम कहते हैं, उनकी जो राजनीतिक नीतियां हैं, उनके जो कानून है या उनके कार्य है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और राज्य का प्रधान जो होता है नाम मात्र का और अनुत्तरदायी होता है। राज्य का प्रधान जो है अपने जैसे मान लो भारत में यदि हम संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो अपने देश का प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे अपने देश का राष्ट्रपति और इंग्लैंड का राजा या इंग्लैंड का सम्राट समान रूप से है। और मुख्य रूप से काम कौन करता है, यानी लोकसभा करती है, प्रधानमंत्री करता है। तो ये ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका एक्टिव होती है। इस व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन या उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। अब देखिए यहां पर आपके प्रश्न आ सकते हैं, जैसे छोटे प्रश्न जहां पे पूछे जाएंगे तो वहां से आपके ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि मंत्रिमंडलात्मक शासन किसे कहा जाता है, या एक ये भी प्रश्न आ जा सकता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें आप लिखेंगे मंत्रिमंडलात्मक शासन और उत्तरदायी शासन। तो आप लिखते जाएं, इसके छोटे प्रश्न आपके जो आएंगे तो वो ऐसे आ सकते हैं। अब इस व्यवस्था के जो गुण हैं वो क्या है, देखिए इससे कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होकर के मंत्रिमंडल या कैबिनेट नाम से एक समिति होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन कहते हैं। मंत्रिमंडलात्मक शासन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शक्ति होती है किसी एक व्यक्ति में नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा था ग्रुप के लिए नंबर तो 9610208295, इस पर आपके लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं। बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक के विद्यार्थी जो है इसमें आप ऐड हो सकते हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होती है वो कैबिनेट क्या है कि किसी एक व्यक्ति में सत्ता नहीं होकर के व्यक्तियों में डिवाइडेड होती है, इसलिए इसको मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहते हैं। और इसको उत्तरदायी शासन क्यों कहा जाता है? उत्तरदायी शासन कहने का कारण यह है कि शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका के जो काम है वो व्यवस्थापिका को समर्पित होते हैं, इसलिए इसे उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जैसे ये प्रश्न आ गया कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप कैसा है, स्पष्ट कीजिए। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसमें आपके छोटे प्रश्न बहुत आएंगे, छोटे प्रश्न आपके बहुत सारे क्लियर होंगे इसमें। कैसे, देखिए इसमें शासन का प्रधान राजा या राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राजा हो, जैसे इंग्लैंड का राजा कह सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कह सकते हैं। और शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्री परिषद के द्वारा काम किया जाता है। मंत्री परिषद यानी जो लोकसभा काम करती है। लोकप्रिय या निम्न सदन जिसे राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, राज्य के प्रधान और उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अपने जैसे चुनाव होते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। चुनाव होते हैं, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनाव में जैसे दो दल हो गए, मान लो दोनों दलों में दल ए और दल बी। अब दोनों दलों में से दल ए और बी जो है, ए बी है सी है, जितने भी बहुदलीय व्यवस्था है, अब सभी दलों में से किसी दल ने, जैसे मान लो अपनी जो 545 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 545 सीटों में से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं, जैसे दल ए ने मान लो 300 सीटें हैं वो कवर कर ली है, तो सबसे राष्ट्रपति है वो ए दल को आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए, और ए दल को आमंत्रित करेगा और उसके जो प्रधान नेता होगा यानी दल के जो नेता होंगे उसे आमंत्रित किया जाएगा कि आप अपनी सरकार बनाएं। तो एक तो इसकी ये व्यवस्था है, व्यवहारिक रूप ये है।
मंत्री परिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करना होता है, एक डूबने पर सारे डूब जाते हैं, इसकी ये व्यवस्था है। इसलिए प्रधानमंत्री साधारणतः अपने ही राजनीतिक दल में से मंत्री परिषद का निर्माण करता है। मंत्री परिषद का निर्माण जो है वो अपने दल में से बनाएगा, अपने दल के जो मेंबर्स होंगे यानी जो एमपीज होंगे उनको ही जैसे अलग अलग मंत्री पद देंगे वो। और साधारणतया मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक होता है, यानी व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक होता है, किंतु प्रधानमंत्री किसी ऐसे सदस्य को भी मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है जो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है। जैसे मान लो एक किसी को मंत्री नियुक्त करना है और वो मंत्री है वो हार गया है, तो भी उसे 6 महीने तक के लिए वो नियुक्त कर सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसे कहीं न कहीं से चुनाव जीतना होता है। इस मंत्री को संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के भीतर व्यवस्थापिका का सदस्य बनना होता है, यानी कहने का अर्थ है कि चुनाव जीतना होता है। ये व्यवहारिक रूप है इसका। और मंत्री परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका में उपस्थित होकर कानून निर्माण के कार्य में भाग लेते हैं और व्यवस्थापिका प्रश्न पूछने और आलोचना करने के आधार पर मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। वहां पर जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका में मंत्री परिषद जो है कानून निर्माण भी करते हैं और कानून निर्माण करके और वो किसके समक्ष रखते हैं, व्यवस्थापिका के समक्ष रखते हैं। व्यवस्थापिका उस पर मंथन करती है, यानी कोई भी जो अपना कानून होते हैं वो लगभग 3 प्रोसेस से होकर के गुजरता है। जैसे अपने लोकसभा में गया, उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में उस पर विचार होता है, वाचन होता है। राज्यसभा से जैसे मान लो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो इस प्रकार कानून की या कोई भी बिल है वो इस प्रकार बनता है। और विशेष परिस्थितियों में व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पास कर मंत्री परिषद को भी पदच्युत कर सकती है। जैसे मान लो व्यवस्थापिका को अविश्वास प्रस्ताव पास करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है कि ये सरकार जो है वो यानी अपना जो कार्य है वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं कर पा रही है, तब उसे वो अपने ही मंत्रियों के माध्यम से वहां पर वोट करवाए जाएं या जिस व्यवस्था से करवाए जाए तो वहां पर उसे विश्वास वापस प्राप्त करना होता है। अपने भी जैसे लोकसभा में कई बार हो चुका है। मंत्री परिषद को भी अधिकार होता है कि वे राज्य के प्रधान को व्यवस्थापिका के विघटन की सिफारिश करे। अब जैसे मान लो एक राज्य है, अपने जैसे राजस्थान ही है, मान लो इस राजस्थान में कोई सरकार है और वो सरकार नियमानुसार नहीं चल पा रही है, तो मुख्यमंत्री है या जैसे मान लो अपने देश का जो प्रधानमंत्री है वो जैसे राष्ट्रपति से उस देश की शासन व्यवस्था को केंद्रीय शासन व्यवस्था में बदलने के लिए सिफारिश करेगा कि वहां पर जो शासन है वो नियमानुसार नहीं चल रहा है। तब जैसे मान लो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो अपने बहुमत को पुनः सिद्ध कर देते हैं, तब तो अलग बात है, अन्यथा वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और इंग्लैंड और भारत में संस्थात्मक शासन पद्धति है। इंग्लैंड और भारत में क्या है, संस्थात्मक शासन पद्धति है। और ये संस्थात्मक शासन पद्धति अपने भारत में तो इंग्लैंड से ही प्राप्त हुई है। अब है दूसरा प्रश्न कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था की यह विशेषताएं बताइए। संस्थात्मक शासन की विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद। ये नाम मात्र की, इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। यानी कहने का अर्थ है देश का प्रधान तो कोई और होता है, काम करने वाले कोई और होते हैं। राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद ही होती है। नाम मात्र की ये कार्यपालिका इंग्लैंड के सम्राट की तरह वंशानुगत या भारत के राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित हो सकती है। इंग्लैंड में तो जो सम्राट है वंशानुगत होता है, यानी वंशानुक्रम से वो राजा बनता रहता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन वास्तविक काम है वो कार्यपालिका करती है। वास्तविक काम है वो कौन करती है? प्रधानमंत्री ही करते हैं, मंत्री परिषद करती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध भी होता है। इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक नहीं होकर के परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। ये एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। संस्थात्मक में कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका से ही की जाती है। व्यवस्थापिका होती है, उसमें से ही कार्यपालिका बनती है और कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कोई भी काम है वो व्यवस्थापिका के साथ मिलकर के ही किया जाता है। और व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को वहां से हटा भी सकती है। यदि मान लो वो शासन जो है वो संविधान की नीतियों के अनुसार नहीं करता है तो व्यवस्थापिका को यह अधिकार है कि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस कार्यपालिका को
उस मंत्रिपरिषद को, उस सरकार को इस्तीफा देना होता है और वहां पर नई सरकार का गठन करना होता है। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य नहीं करती, वरन कानून निर्माण संबंधी कामों में भाग लेती है। कानून निर्माण करने का काम है वो भी कार्यपालिका करती है। तीसरी बात आती है इसकी विशेषता में कि कार्यपालिका के कार्यकाल में अनिश्चितता होती है। ये बिल्कुल सही बात है। इस शासन में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका में विश्वास प्राप्त हो, यानी व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य रखती है। यानी जैसे मान लो अविश्वास हो गया तो जल्दी ही उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। अन्यथा वैसे अपनी जैसे कार्यपालिका उसका 5 वर्षीय जो कार्यकाल होता है, 5 वर्षीय कार्यकाल में भी अनिश्चितता होती है। यानी ये निश्चित नहीं है कि वो 5 साल तक ही चले, बीच में भी भंग हो सकती है। इसके बाद है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये इसकी विशेषता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का एक अन्य सिद्धांत संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक रूप से वो उत्तरदायी होती है। कैसे कि मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में काम करता है, यानी एक की गलती सभी के लिए मानी जाती है। सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कामों के लिए उत्तरदायी होते हैं, सभी। और यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। यानी एक निम्न सदन का, यानी हम जिसको लोकसभा कहते हैं, लोकसभा, निम्न सदन और उच्च सदन का अर्थ है राज्यसभा। तो लोकसभा निम्न सदन जो है किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो उस विधेयक को रद्द करना होता है और समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं, इस शासन व्यवस्था का ये एक विशेषता है। पांचवी इसकी विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है, प्रत्येक मंत्री। अतः उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक मंत्री जो है अपने विभाग का प्रबंधक होता है और उस विभाग में व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग को चलाने के लिए वो काम करता है, उत्तरदायी होता है। छठी इसकी विशेषता है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व। इसमें एक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व इस पद्धति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, विभागों का वितरण करता है, कामों का सामंजस्य स्थापित करता है और उनके विभागों का निरीक्षण भी करता है। और यदि कोई मंत्री नियमानुसार काम नहीं कर रहा है तो उसे पदच्युत भी कर सकता है। जैसे मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये सब प्रधानमंत्री के ही करता है। तो ये इसकी 6 विशेषताएं थी। अब यदि हम देखें कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण कौन से हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। पहली बात है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग होता है। इसकी व्यवस्थाएं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी गुणों में ही आती है, लेकिन हम इसको एक और पूरा क्लियर हो जाए। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग होता है। कैसे? जिस प्रकार मानव शरीर के समान ही शासन व्यवस्था में भी एक प्रकार की एकरूपता होती है और श्रेष्ठ प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। प्रशासन के इन अलग अलग अंगों में सहयोग हो, इस सहयोग के परिणाम स्वरूप शासन कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, यानी इसके प्रत्येक जो अंग है उसमें एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है और इस शासन व्यवस्था में परस्पर सहयोग के द्वारा ठीक प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जा सकता है और प्रशासन को जन कल्याणकारी बनाया जा सकता है। प्रशासन को जन कल्याणकारी बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में सहयोग होना आवश्यक है, तभी वो जन कल्याणकारी बन सकता है। आपके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं जरूर कि आपको ये वीडियोज कैसे लगते हैं। दूसरा इसका गुण है कि शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी है। एक ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। संसदात्मक शासन में मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य और इस रूप में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं। ये मंत्रीगण व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। जनता यदि मान लो चाहे तो उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। जनता यदि चाहे तो उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। ये लोकतंत्र की और संस्थात्मक शासन की सबसे बड़ी विशेषता है
मंत्री लोगों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखकर उसके अनुसार ही कार्य करना होता है। जैसे मान लो एक मंत्री जिसको चुन करके भेजा जाता है 5 वर्ष के लिए, और यदि वो ढंग से काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अविश्वास पारित किया जा सकता है। उसके अलावा आने वाले समय में यानी उसके जो अवसर है वो समाप्त हो जाते हैं, जनता उसे वोट ही नहीं देती, तो फिर उसकी तो राजनीति खत्म हो जाती है। इसलिए यानी उन्हें जनता का ख्याल रखना होता है। तीसरा इसका गुण है कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। ये बहुत बड़ा गुण है। संस्थात्मक शासन में आवश्यकता अनुसार राजशक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे पहला वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम महायुद्ध हुआ था, तो इंग्लैंड में जैसे एस्क्विथ जो था उसके स्थान पर लॉर्ड जॉर्ज को, और दूसरे महायुद्ध में चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी प्रधानमंत्री, जैसे मान लो ऐसी संकटकालीन स्थिति आ गई है तो उस समय वो पार्टी है वो अपने में से किसी दूसरे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकती है। अपने भारत में भी बहुत बार ऐसा हुआ है। संसदीय शासन में आवश्यकता के समय सभी राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकार का निर्माण भी किया, इसमें गठबंधन भी किया जा सकता है। जैसे मान लो एक देश है और उस देश में जैसे मान लो 6 राष्ट्रीय दल हैं और 6 राष्ट्रीय दलों में से किसी भी राष्ट्रीय दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लो इसमें से 3 दल मिलकर के और 3 दलों को मिलकर के, जैसे मान लो 3 दलों को मिलकर के और उनको 300, यानी उन्होंने गठबंधन कर रखा है और उनके 300 है। और जैसे मान लो एक दल ऐसा है जिसे 250 अकेले कोई प्राप्त है, मान लो अपन देखें, या मान लो 245 अकेले कोई प्राप्त है, ठीक है, तो 245 अकेले कोई प्राप्त है, लेकिन यहाँ इधर वाले तीनों दल मिलकर के सरकार बनना चाहते हैं और इनके पास 300 एमपी है, तो इसका अर्थ है कि ये तीनों दलों की गठबंधन सरकार हो सकती है। ऐसी व्यवस्था है। चौथा है इसमें योग्यतम, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। संस्थात्मक शासन में जिन सदस्यों या को अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर व्यवस्थापिका अपने राजनीतिक दल और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है। जिन सदस्यों को अनुभव होता है, जिन सदस्यों में योग्यता आ जाती है, वो सदस्य है वो राजनीति में स्थान प्राप्त कर जाते हैं। इसमें उम्र नहीं देखी जाती। वही व्यक्ति मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और व्यवस्थापिका के योग्य और अनुभवी सदस्य होने के कारण इन्हें शासन कार्य के आधारभूत सिद्धांतों का पूरा ज्ञान हो जाता है, जिससे शासन का संचालन जनहित के लिए किया जा सकता है। जैसे ये क्या है कि यहाँ पर जो व्यक्ति जो होते हैं वो अनुभवी होते हैं और अनुभव से आदमी ज्यादा सीखता है। अनुभव होने के कारण उनका जो कार्यकाल होता है बहुत लंबे समय से वो उस पार्टी में काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए उन व्यक्तियों को अनुभव ज्यादा होता है और उस अनुभव के माध्यम से जनता जो है उन्हें ही अपना माना करती है, यानी उन्हें ही समर्थन मिलता रहता है। इसकी एक है राजनीतिक शिक्षा। इसका एक गुण है राजनीतिक शिक्षा। संस्थात्मक शासन में अध्यक्षात्मक शासन की अपेक्षा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अच्छा अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा लोकतंत्रात्मक होती है। व्यवस्थापिका में विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना होती है। मंत्रीगण भी पूरे मनोयोग के साथ और पूर्ण योग्यता के साथ अपने नीति और कार्यों के पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। जैसे मान लो किसी बिल पर बहस छिड़ गई है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों उस कानून के बारे में पूर्णतया हमारे सामने उसका जिक्र होगा, हमारे सामने उसका विश्लेषण होगा, तो हम क्या है कि उससे ज्यादा सीख जाएंगे। राजनीतिक शिक्षा है वो इससे ज्यादा मिलती है। जनता व्यवस्थापिका के इस कार्य में उनको रुचिपूर्वक पढ़ती है और सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करती है। यानी सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में या लोकतंत्र की अच्छी जानकारी के लिए ये है, या राजनीति की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये है संस्थात्मक शासन व्यवस्था सर्वोच्च है। इसमें गत्यावरोध की आशंका कम होती है, यानी काम बहुत कम रुकता है। अध्यक्षात्मक शासन शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसमें अनेक बार ये एक दूसरे के कार्य में रुकावट डालने का प्रयत्न करते हैं। उसमें क्या होता है कि यानी अध्यक्षात्मक शासन में और इसमें कार्य का विभाजन तो इसमें भी होता है और उसमें भी होता है, लेकिन विभाजन में थोड़ा फर्क होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन में गत्यावरोध उपस्थित हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वो हर एक आदमी है वो अपने स्थान पर वो एक सिंगल है, उसका अपना प्रतिनिधित्व है, इसलिए वो उसमें रुकावट डालने का काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितने भी मंत्री होते हैं
वो सारे के सारे उसके अनुसार काम करते हैं, उसके निर्देशन में काम करते हैं। तो इसमें काम में गति का अवरोध नहीं होता, काम अनवरत चलता रहता है। किंतु संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में परस्पर सहयोग करती रहती है और गत्यावरोध यानी क्या होता है कि कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। ऊपर की कड़ी ने यदि कोई कानून बनाया है तो नीचे की कड़ियां उसका समर्थन करती है। सातवीं बात है निरंकुशता का अभाव। इसमें निरंकुश शासन व्यवस्था भी नहीं होती। संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूरा नियंत्रण होता है और मंत्री लोग यदि मनमानी करते हैं तो व्यवस्थापिका के द्वारा उन्हें पदच्युत कर दिया जाता है। इसलिए शासन कभी भी निरंकुश नहीं होता। इसमें निरंकुश शासन होने की आशंका ही नहीं होती। और आठवां इसका गुण है कि लोकतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा होती है। लोकतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा बहुत अधिक सीमा तक संस्थात्मक शासन व्यवस्था में ही संभव है। इसके अंतर्गत प्रशासकों को सदैव जनता के सामने अपने कार्यों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस प्रकार वास्तविक प्रभुसत्ता है जनता के पास होती है और लोकतंत्रीय सिद्धांत की रक्षा होती है। इसको हम लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। और लोकतंत्र की आप परिभाषा जानते ही हैं कि ये जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, इसलिए इसको लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये 8 जो विशेषताएं थी, 8 इनके गुण थे। अब इसके दोष भी हैं। जैसे मान लो जिसके गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं। अब दोष में सबसे पहली बात है कि इसमें दलीय तानाशाही होती है। इसमें एक ही दल की सरकार होती है और उस दल के सदस्य है वो सारे समान होते हैं, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो वो जैसे गलत होगा तो भी उसका यानी उस पर वो उंगली नहीं उठाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। संस्थात्मक शासन में राज शक्ति संपूर्ण जनता में नहीं होकर एक दल विशेष के हाथ में होती है और व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। जैसे व्यवस्थापिका के जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, तो जैसे लोकसभा सरकार बनाती है तो लोकसभा की सरकार बनाती है, तो जिस दल की सरकार बनाती है तो वो सारे दल के व्यक्ति एक ही दल के होते हैं। इसलिए क्या है कि इसमें अच्छाई बुराई पर यानी हम ये कह सकते हैं कि एक कानून का या एक व्यवस्था का पूरा विश्लेषण होना संभव नहीं होता। राजनीतिक दल मनमाने तरीके से शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक बार सत्ता अपने हाथ में आ जाने पर राजनीतिक दल भ्रष्ट उपायों को अपनाकर सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रयत्न भी कर सकता है। इसमें ये दोष भी है। तो दलीय तानाशाही होती है। एक दल की जब सरकार आ जाती है तो वो दल है वो अपने अनुकूल कानूनों का निर्माण करते हैं, अपने अनुकूल सरकार चलाते हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर के और नीचे तक जो दल है वो समान है। तो किसी भी के सामने आएगा तो वो उसे नकारेगा नहीं, वो ये नहीं कहेगा कि ये कानून या ये कार्य गलत है। इसलिए वो दबे स्वर में ही हो चाहे, लेकिन वो उसका अनुगमन करेंगे। दूसरी बात है एक निर्बल शासन भी होता है। संस्थात्मक शासन कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की पूरी शक्ति हो और राज्य के सुशासन के लिए उत्तरदायी हो। शासन की इस निर्बलता के कारण आवश्यक निर्णय करने में काफी समय लग जाता है और निर्णयों को गुप्त रखने में कठिनाई भी होती है। जैसे मान लो एक दल है, पूरा दल है, 345 आदमी है, सरकार बनाए हुए हैं, उनमें से उनकी जो मंत्री परिषद के अलावा उनकी कैबिनेट भी होगी, यानी मंत्रिमंडल भी होगा। मंत्रिमंडल में और इसके अलावा मंत्री परिषद में अलग अलग विभागों के मंत्री होंगे। जब भी किसी विभाग से संबंधित कोई कानून बनता है तो उस विभाग के व्यक्तियों से, उस विभाग के मंत्री से सलाह लेनी होती है। तो इसमें काम की गोपनीयता भी भंग होने का अंदेशा रहता है। और शासन की यह निर्बलता युद्ध और अन्य संकटकालीन परिस्थितियों में तो ऐसा नहीं हो जाती है। जैसे मान लो कहीं बाहरी जो आक्रमण हो जाता है या जैसे मान लो कोई युद्ध की स्थिति आ जाती है या संकट काल आ जाता है तो उसमें यह शासन थोड़ा निर्बल सिद्ध होता है। तीसरा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का आप जानते ही हैं, जिसको अलग करना। शक्ति पृथक्करण लोकतंत्र का एक मुख्य सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार शासन के अंतर्गत व्यवस्थापन, शासन और न्याय ये शक्तियां अलग अलग हाथों में रहनी चाहिए। लेकिन संस्थात्मक पद्धति शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध। इसमें क्या होता है कि व्यवस्थापन, शासन और न्याय ये तीनों चीजें अलग अलग होती है, तो वो क्या है कि एक दूसरे पर नियंत्रित रखती है। जैसे मान लो शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चलती है तो व्यवस्थापिका उस पर नियंत्रण बना लेती है, और इन तीनों से नहीं होता है तो फिर ये जैसे कोर्ट है यानी जो न्याय व्यवस्था है ये इनको दबा देती है। तो क्या है कि वो तीनों संतुलन में चलते हैं। लेकिन इसमें ये अलग है क्योंकि इसमें सभी एक ही दल के व्यक्ति होते हैं। तो एक ही दल के व्यक्ति होते हैं तो वहां पर यानी जैसे मान लो यानी जैसे अगर मान लो वो कानून नहीं है तो भी उसके पास होने के चांसेस रहते हैं।
वैसे इसमें भारत की जनता यानी जो क्योंकि अंतिम शक्ति जनता में नहीं तो जनता इसका विरोध करके भी उसे हटा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। चौथी इसका दोष है कार्यपालिका की अस्थिरता। ये तो आप पहले ही अपन पढ़ चुके हैं। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होने के कारण निश्चित नहीं होता है। जिस देश में छोटे छोटे राजनीतिक दल हो वहां पर तो मंत्री परिषद में जल्दी जल्दी परिवर्तन होने के कारण शासन कार्य असंभव हो जाता है। 1950 से लेकर के 1958 तक फ्रांस में और जैसे चौथे आम चुनाव के बाद अपने भारत में भी, और भारत के जो बिहार, हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो सरकार है वो कितनी बदलती रही है। राज्यों में 1979 से 81, 89 से 91, 96 से 98 के वर्षों में भारत में केंद्रीय स्तर पर यह बात, 96 से 98 के समय आपने देखा होगा कि भारत में कितने प्रधानमंत्री बदले गए थे। यानी देश का जो प्रधान जो शासक होता है वो भी उसमें बदलते दिखे गए। तो इनकी अस्थिरता होती है कार्यकाल की। और जैसे मान लो जो कार्यकाल है वो 5 साल का होना चाहिए, वो कार्यकाल जैसे मान लो 1 महीने में समाप्त हो गया, 13 दिन में समाप्त हो गया। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था भी यहाँ पर, तो इसमें कार्यपालिका की अस्थिरता होती है। 5वां है अयोग्य व्यक्तियों का शासन होता है। संस्थात्मक शासन में मंत्री परिषद का निर्माण योग्यता और विभागीय ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जनता में लोकप्रिय होना या दल का नेता होना एक बात है और उत्तम शासक होना दूसरी बात है। जैसे जनता में आदमी लोकप्रिय हो जाता है या आदमी जैसे मान लो वहां कानून कर रहा है, लंबे समय से वो उस पद पर बना है, वो बात अलग है। एक उत्तम शासक होना अलग बात है। इसकी छठी विशेषता है या इसके छठे जो अवगुण है वो है मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति। वर्तमान समय में संस्थात्मक शासन की प्रवृत्ति देखने में आई है कि संपूर्ण राजशक्ति मंत्री परिषद के हाथों में केंद्रित हो जाती है और व्यवस्थापिका उसके हाथों की कठपुतली बन जाती है। यानी व्यवस्थापिका तो उसी पर सिग्नेचर करती रहती है जो कार्यपालिका या मंत्री परिषद या सरकार जो बना करके देती है। और मंत्री परिषद की इस तानाशाही के परिणाम प्रजातंत्र के हित में अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद जो है वो कानून बनाती है, वो जनता के हित में है कि नहीं है वो भी व्यवस्थापिका उसे पास कर देती है। तो इसका अर्थ है कि वो कानून एक कानून नहीं बन करके जनता का अहित भी उसमें हो सकता है। 7वां है प्रशासन कार्य की अक्षमता। कार्यपालिका की व्यवस्थापिका से संबंधित होने के कारण मंत्रियों का बहुत समय व्यवस्थापिका में उपस्थित होने, वहां वाद विवाद सुनने और स्वयं वाद विवाद में भाग लेने में चला जाता है। पर इसमें जैसे मानो जब भी कानून बनता है तो पक्ष और विपक्ष क्या करते हैं उस पर यानी चर्चा करते हैं। और बहुत बार तो किसी कानून को या किसी विषय पर चर्चा होते होते वो विषय विवाद का बन जाता है और फिर वो समय बर्बाद हो जाता है और ये मंत्रीगण शासन संबंधी कार्यों पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। 8वें इसका दोष है कि उग्र राजनीतिक दलबंदी होती है। अध्यक्षात्मक शासन में तो राजनीतिक दल केवल निर्वाचन के समय सक्रिय होते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, किंतु संस्थात्मक शासन में शासन शक्ति प्राप्त करने की आशा में राजनीतिक दल सदैव अधिक सक्रिय रहते हैं। जैसे मान लो 2 दल है, ए और बी हैं, तो ये दोनों दल, जैसे मान लो बी दल की सरकार है अभी, तो ए दल है वो हमेशा उसकी कमियों निकालने में या उसके प्रति वो कभी भी समर्पित नहीं होगा, उसके कार्यों को कभी नहीं सराहेगा, ऐसा देखा जाता है। सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों में सत्ता हथियाने के लिए सदैव आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और सारा वातावरण खराब हो जाता है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो विपक्षी दल है वो उनके कार्यों में कमी निकालते देखे जाते हैं, जो कि ये एक लोकतंत्रात्मक शासन के लिए अच्छा काम नहीं है। 9वीं जो इसका दोष है वो संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता होती है। संस्थात्मक शासन युद्ध या अन्य संकट काल की स्थिति में बहुत अधिक निर्बल होता है। ऐसी स्थिति मंत्रिपरिषद को न केवल युद्ध का संचालन या संकट काल का सामना करना पड़ता है, वरन साथ ही साथ प्रतिदिन इसकी आलोचना भी सहन करनी पड़ती है और ये आलोचनाएं मंत्रिपरिषद के कार्य में बाधक होती है। यानी जैसे मान लो एक देश में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के समय मान लो सरकार है वो पूरा जो निर्णय नहीं कर पाती है या देश में नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो उस सरकार की आलोचना आमतौर पर की जाती है और आलोचना की जाती है तो फिर मंत्रिपरिषद है वो उस कार्य को ढंग से नहीं कर पाते हैं। 10वां और अंतिम है इसका मंत्रिमंडलों का बढ़ता हुआ आकार और दल बदल। ये भी बहुत बड़ा इसका दोष है। वर्तमान समय में संस्थात्मक शासन का एक और दोष है मंत्रिमंडल के बड़े आकार और दल बदल के रूप में देखा जाता है। यानी एक दल है वो दूसरे दल में
एक व्यक्ति एक दल छोड़ करके दूसरे दल में बदल जाता है, ये बहुत बार देखा जाता है। और चौथे, आम चुनाव के बाद भारतीय संघ के अनेक छोटे बड़े राज्यों में भी बड़े आकार के मंत्रिमंडलों का निर्माण किया गया। वर्तमान समय में भी यही प्रवृत्ति है। इन बड़े मंत्रिमंडलों से एक और प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक होता है, दूसरी ओर शासन का उचित रूप में संचालन भी नहीं हो पाता है। भारत जैसे देशों में दल बदल का जो रोग देखा गया है, वो संसदीय शासन व्यवस्था के लिए एक कलंक है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था के लिए सबसे भारी दोष है दल बदल करना। ये यानी इसके दोष हैं। वर्तमान समय में जैसे जहां कहीं भी हम देखते हैं तो ये दो ही शासन व्यवस्थाएं हम देखने को मिलती है, अध्यक्षात्मक या संस्थात्मक। तो मैं समझता हूं कि ये संस्थात्मक शासन व्यवस्था के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। और आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं वो है 9610208295। इन पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।